अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर का टॉपिक है मेनली, ठीक है, हमारे पास। और मैं जो स्टैंडर्ड बुक यूज़ होती है बेसिकली लेविंसन, उससे ही मैं सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करूँगी, इंपॉर्टेंट जितनी भी हैं हमारे पास। ठीक है, मेरी कोशिश बेसिकली इसमें यही होगी कि आप लोगों का जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं मैं उनको कवर करूँ, उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दूँ जो कि ज़्यादा जो है, जिनके एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पास आता है। ठीक है, उन टॉपिक्स को, और बिल्कुल भी आपका टाइम जो है वो ऐसे टॉपिक्स पे, अननेसेसरी टॉपिक्स पे वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि बड़ी बुक है तो ये काफ़ी टाइम लेगी, लेकिन मैं इसको चाहूँगी कि अपनी वीडियोज़ में शॉर्टली कवर करूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिकली जो टॉपिक करवाना चाहूँगी दैट इज़ द बेसिक बैक्टीरियोलॉजी से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। यानी बैक्टीरिया के जितने भी जो शुरू में जिसमें उसका सारा स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उसकी ग्रोथ वगैरह। ठीक है, वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी और फिर मैं एक एक करके जो है वो कोशिश करूँगी कि हर बैक्टीरिया के जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो मैं वीडियोज़ में कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आज स्टार्ट करूँगी दैट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आप सबको बेसिकली ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप सब लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनको थोड़ा सा मैं सिर्फ रिव्यू करूँगी, ताकि जो चीज़ें मतलब आपके जहन में हैं सिर्फ थोड़ी सी वो रिवाइज़ हो जाएँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सीरीज़ का जो है फर्स्ट वीडियो होगा, और इसमें आपके पास सबसे पहले मैं बैक्टीरिया का स्टार्ट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बैक्टीरिया के, ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ी सी जो है वो इसकी बैक्टीरिया के जो जनरल फीचर्स हैं वो आपको बता दूं कि बैक्टीरिया जो होता है ना बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बेसिकली जो कि प्रोकैरियोट किंगडम को बिलोंग करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट ज़्यादातर में। ठीक है, सिवाय एक एक्सेप्शन के विच इज़ माइकोप्लाज्मा। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करें कि माइकोप्लाज्मा की जो है वो सेल वॉल नहीं होती। आगे जाके भी बात डिस्कस होगी और इसमें से एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, कि माइकोप्लाज्मा नमूनियाई जो है वो सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और उसके अलावा कहते हैं कि इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होता है स्वेडबर्ग यूनिट के हिसाब से। ठीक है, और बाकी मेमल्स होते हैं, या सॉरी जो यूक्रियोटिक होते हैं, उनमें सब में 80S के राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे 70S के राइबोसोम होते हैं। और जो मेन फीचर आपको पता होना चाहिए वो ये कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड का क्या मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो इसका बेसिकली जेनेटिक मटीरियल है, वो आपके पास सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली, रादर देन कवर्ड विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली प्रेजेंट नहीं होती, आपके पास जो है वो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियस होता है जो कि डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है, उसकी कोई बाउंड्री, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। और अगर इसको, जैसे कि हम लोग डिप्लॉइड हैप्लॉइड की बात करते हैं सेल्स की, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वन क्रोमोजोम होता है। ठीक है, इसको हम सिंगल जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसिक फीचर्स हो गए। ठीक है, अब मैं बैक्टीरिया की स्टार्ट करती हूँ बेसिकली शेप्स से। ठीक है, शेप्स आपको थोड़ी सी सिर्फ बता देती हूँ आपके जनरल उसके लिए। शेप सबसे पहले जो स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, ऐसे राउंडेड, उसको हम कहते हैं मेनली कोकाई। ठीक है, उसके बाद आपके पास होती है बेसिकली ऐसे रॉड शेप, या जिसको हम एलिप्टिकल भी कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली योर बेसिलस। ठीक है, अगर सिंगल है और अगर ज़्यादा है तो फिर बेसिलाई। और ऐसी एक शेप होती है बेसिकली स्पायरल, ऐसे भी आपकी बुक में बनी हुई है। उसके अलावा बेसिकली अगर इसको हम 3 डायमेंशनली देखें तो ये ऐसे होती है। ठीक है, इसको हम स्पायरोकीट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होती, बल्कि वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे, ऐसे या ऐसे। ठीक है, सो दिस इज़ योर प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। अच्छा, अब इनकी अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में और कुछ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोकाई है, ठीक है, तो कोकाई कैसे अरेंज हो सकती है? कोकाई डिप्लो कोकाई, मतलब दो दो के पेयर्स ऐसे बने हुए होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिप्लो कोकाई। जैसे नाइजीरिया होती है, मेनिनचिडिडस है, या गुनो कोकाई है, तो वो डिप्लो कोकाई होते हैं। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप में, क्योंकि जो भी आपने सैंपल लेना होता है ना, आपने बैक्टीरिया की सैम्पलिंग के लिए, चाहे वो पस का है, चाहे वो स्पूटम है, ठीक है, वो सारे आपके पास पहले माइक्रोस्कोप के अंडर आप एग्जामिन करते हो, तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर ये चेन की फॉर्म में ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली योर स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सा ओवरव्यू। अगर ऐसे ग्रेप लाइक पैटर्न में अरेंज्ड है, क्लस्टर्स भी हम इनको कहते हैं, तो दीज आर योर स्टेफ्लोकोकाई। ठीक है, बेसिलाई में भी आपके पास अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, डायप्लोबेसिलाई या स्ट्रेप्टोबेसिलाई, बट वो इतनी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी जो क्लिनिकली रेलेवेंट हैं या क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बेसिकली स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगी सेल वॉल का यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल बेसिकली आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बाकी सब मैं शॉर्ट बताऊंगी, बट सेल वॉल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि जो भी ड्रग्स हैं, जो सेल वॉल इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक्स के हैं, जब आप वो पढ़ोगे, ठीक है, कहीं भी आप इसको डिस्कस करोगे बैक्टीरिया को, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होती है वो सेल वॉल होती है, इसीलिए सेल वॉल को जो है वो मैं ज़्यादा टाइम दूंगी। तो सेल वॉल को डिस्कस करने से पहले थोड़े से आपको फंक्शंस पता होने चाहिए सेल वॉल के, कि सेल वॉल बेसिकली यहाँ पे होती क्यों है। फर्स्ट फंक्शन इज़ बेसिकली टू मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है वो इस शेप में क्यों प्रेजेंट है और इसमें ऐसे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बेसिकली उसकी सेल वॉल ने ऐसा स्ट्रक्चर इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको रेड से भी लिख लेती हूँ, दैट इज़ टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है, प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस होता क्या है बेसिकली, अगर आपके बैक्टीरिया के इर्द गिर्द कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो ये क्या करेंगे कि बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वाटर ड्रॉ इन कर लेंगे। जब वाटर होगा तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, वो एक्सपेंड होगी, ठीक है, उसके अंदर एक्सपेंशन की गुंजाइश होगी। तो अगर सेल वॉल बाहर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली आपका सेल जो है वो बेसिकली बर्स्ट कर जाएगा, चाहे वो बॉडी के अंदर है कहीं पे भी, और बैक्टीरियल की डेथ हो जाएगी। तो सेल वॉल क्या करता है, बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ठीक है, क्योंकि ये इसको बर्स्ट नहीं होने देता यहाँ पे, ठीक है, बर्स्टिंग से प्रिवेंट करता है। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब मैं बेसिकली डिस्कस करती हूँ इसके सेल वॉल के जो बेसिकली केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ बेसिकली एक बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ह्यूमंस में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो सेल वॉल बेसिकली बैक्टीरिया का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया के अंदर होता है, ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो जब भी आप टारगेट ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं, ख़ासतौर पर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो हम बैक्टीरिया के उन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करेंगे जो कि ह्यूमंस में ना हो, ताकि जो आप कंपोनेंट ड्रग दे रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को डैमेज करे और आपके सेल्स को डैमेज ना करे, ठीक है। तो हमारे जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली या तो आपकी सेल वॉल के ऊपर हम इनहिबिटर्स देते हैं, और या फिर जो 70S राइबोसोम होता है उसको डैमेज करता है, ताकि ह्यूमन को मिनिमल डैमेज हो, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगी बेसिकली जो हमारी पेप्टिडोग्लाइकैन या जो हमारी बेसिकली होती है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल में एक ही बेसिकली एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन भी हम इसको कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं, और हमारे पास म्यूको जो है वो दूसरा नाम था बेसिकली इसका हमारे पास, ठीक है, दैट वाज बेसिकली म्यूरिन ही था, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन भी हम इसको कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं, जो कि एक सिंगल लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ना दो कंपोनेंट्स हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, एक होता है ग्लाइकैन और एक होता है पेप्टिडो, यानी एक ही कंपोनेंट होता है, बट उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है ना दैट इज़ शुगर्स, ठीक है। शुगर बैकबोन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि शुगर जो है ना बेसिकली वो मेन कंपोनेंट होता है, और पेप्टिडो मीन्स के साथ में ना इसके थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं बेसिकली, यानी थ्रू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो थोड़े बहुत अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर अगर मैं आपका इसको ड्रॉ करके दिखाऊं सिंपली, तो इसमें होता ये है कि शुगर बैकबोन होती है, शुगर बैकबोन यानी जो मेन इंटीग्रल स्ट्रक्चर है, ये आपकी सेल वॉल है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ इन लार्ज फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर बैकबोन होती है, आपके पास यूनिट्स होते हैं, नैम नैग यूनिट्स हम इनको सिंपली कहते हैं, लेकिन इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि एक नैम यूनिट है यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एक नैग यूनिट होता है यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ऐसे नैम है, फिर नैग है, ठीक है, ऐसे आपके पास ये पड़े होंगे, फिर कॉन्टीन्यूसली आगे जाती रहेगी, ठीक है, अंटिल ये पूरा इसको ऐसे बैक्टीरिया को कवर ना कर ले। फिर इसके साथ एक और नैम नैग यूनिट्स होंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास और नैम नैग यूनिट्स होंगे, यानी ये पूरी लेयर ना इसने ऐसे लेयर बाय लेयर ऐसे अरेंज्ड होते हैं, और इन लेयर्स के दरमियान होती है क्रॉस लिंक्स, ठीक है। अब क्रॉस लिंक्स कैसे बनेंगे, तो ये आपका शुगर कंपोनेंट था जो मैंने ड्रॉ किया। अब इसमें अमाइनो एसिड कंपोनेंट कहाँ पे फिट होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड कंपोनेंट कहाँ फिट होता है, बेसिकली जो सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि नैग यूनिट्स के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ नैम यूनिट्स के साथ ऐसे 4 अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है, ठीक है, 4 अमाइनो एसिड्स की चेंज होती है, ठीक है। ऐसे ये फॉर एग्जांपल नैम यूनिट है, ये आपका नैम यूनिट है, ठीक है, नैम को मैं पर्पल से लिख लेती हूँ, ठीक है। नैम के साथ ये यूनिट्स अटैच हैं 4, ठीक है, ये 4 अटैच्ड हैं। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये भी नैम है, इसके साथ ऐसे 4 यूनिट्स अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ तो नैग होना चाहिए ना, तो यहाँ नैम है, ठीक है, इसके साथ ऐसे 4 यूनिट्स अटैच्ड हैं यानी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो इसको हम टेट्रापेप्टाइड कहते हैं, ये टेट्रापेप्टाइड चेन है, ये आपका नैम है, ठीक है। अब इस नैम और इस नैम के जो टेट्रापेप्टाइड होते हैं ना, जो बेसिकली इसका जो 4th पेप्टाइड होता है, उसके दरमियान ना ऐसे क्रॉस लिंक्स होते हैं,
ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्स है यहाँ पे है, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ एक नेम था, ठीक है, उसके साथ ये क्रॉस लिंक बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 4 थे, ठीक है, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, तो इन सब के दरमियान ऐसे क्रॉस लिंक्स होंगे। जब मल्टीपल क्रॉस लिंक्स ऐसे बने हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट नेम्स के दरमियान, तो ऐसे एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर आपके पास डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। इनमें से जो 2 इंपॉर्टेंट है होते हैं आपके पास, ये जो मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल पेप्टाइड होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें डाई अमीनो पाइमिलिक एसिड है, डी एलेनिन है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्रॉस लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं छोटा सा मेंशन कर दूँ एक ड्रग का भी, या बेसिकली वो चीज़ें जो आपके कंपोनेंट्स जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपकी सेल वॉल को, तो उसमें से एक नेचुरल कंपोनेंट होता है मेनली, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम आपको पता है कि जितनी भी आपकी बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं, जैसे स्लाइवा हो गया, टेयर्स हो गया, उनमें बॉडी सिक्रीट करती है एक एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है। ऐसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, आपके पास ये लाइसोजाइम है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या करता है, ऐसे कट कर देता है। ये लाइसोजाइम यहाँ पे आएगा, ठीक है, और आपकी जो नेक की बैकबोन होती है ना, ये, ठीक है, इसको कट कर देगा, यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट कर देगा। तो जब मल्टीपल आपकी बैकबोन्स ऐसे कट हो जाएंगी ना, तो सिंपली क्या होगा कि ये सारा आपका जो स्ट्रक्चर है वो लूज़ हो जाएगा और इसमें ऑस्मोटिक लाइसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये इसको डैमेज करता है। उसी तरीके से ना एक और मैं आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे कि जो क्रॉस लिंक होती है ना, ये जो क्रॉस लिंक बनी हुई है, इस क्रॉस लिंक को यहाँ पे एक एंजाइम बैठा हुआ होता है ऐसे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, 2 नाम होते हैं इसके, एक ट्रांसपेप्टाइडेज यानी पेप्टाइड को लिंक कर रहा है तो हम इसको ट्रांसपेप्टाइडेज भी कहते हैं, और दूसरा नाम होता है बेसिकली इसका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या पीबीपी, ठीक है। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होती है कि यहाँ पे जो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, खासतौर पे जैसे पेनिसिलिन हैं, सेफ्लोस्पोरिन या वेंकोमाइसिन, वो भी आके ना बेसिकली इस एंजाइम को कर देते हैं डिस्ट्रॉय। जब इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, और ये जो आपके लूज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये ऐसे यहाँ से आपके पास ख़त्म हो जाते हैं, और फिर क्या होगा कि जब ये आपकी जो सेल वॉल है, जब यही नहीं होगी सिंपली, तो वाटर ऑस्मोटिक लाइसिस इसको करवा देगा डैमेज, ठीक है। ये मेन बातें होंगी, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स आपको पता चल गए, एक लाइसोसोम हो गया, सॉरी लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये भी आपके पास इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं आपकी सेल वॉल को, ठीक है। तो ये सेल वॉल का एक सिंपल सा कंपोनेंट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगी कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आपके पास होती है, जैसे कि यूक्रियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है, तो यूक्रियोटिक मेम्ब्रेन्स यानी जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं बॉडी में, ठीक है, या फिर आपके पास ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो तमाम की तमाम होती हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, दिस इज़ योर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसकी डबल लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है, इसके दरमियान प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसमें आपके पास जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होती है, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं, बट नो स्टीरोल, ठीक है। बैक्टीरिया में ना स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं इनके साथ अटैच्ड, वो प्रेजेंट नहीं होते। बट हेयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन कि आपका जो माइकोप्लाज्मा होता है ना बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल नहीं होती, उसमें होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वॉल भी नहीं है और मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो फॉरन ऑस्मोटिक लाइसिस होगी, और यही उसकी सर्वाइवल की वजह भी होती है, ठीक है, कि वो फिर भी सर्वाइव कर जाता है विदाउट अ वॉल, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा सिंपल से इसके थोड़े से फंक्शंस आपको पता है कि क्या होगी, कि एक तो यहाँ पे आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स लाने के लिए सेल के अंदर, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा आपको पता है कि ना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं होते, तो जो उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो पूरा मैकेनिज्म होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो पूरे उससे गुजरता है, और फिर आपके पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का अपरेटस होता है ना, वो सारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा बेसिकली जितने भी जो मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको क्रॉस करते हैं इन एंड आउट, बस ये इसका फंक्शन। ओके, अब उन स्ट्रक्चर्स की बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं जो कि लेसर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, और इनमें सिर्फ 1-2 बातें सुन लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी, जो कि आ सकती हैं, और बाकी सारी बातें जो हैं वो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं राइबोसोम से स्टार्ट ले लेती हूँ कि राइबोसोम जो बैक्टीरिया का होता है दैट इज़ 70S यूनिट होता है, 50 + 30 स्वेडबर्ग होता है, ठीक है, यूनिट इसका। और बेसिकली ये सिर्फ इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन से डिफरेंट होता है, तो इसी कॉम्पोनेंट को हम यूज़ करते हैं। कुछ हमारे पास स्पेसिफिक जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि इस राइबोसोम को नॉन फंक्शनल बनाते हैं, जिससे बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको पता होना
चाहिए। न्यूक्लियाइड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेसिकली आपके पास जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है विदाउट द इंक्लोयर ऑफ अ कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट नहीं होती, सिंपली ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो बेसिकली आपके पास जो रेप्लिकेशन होती है वो थ्रू बाइनरी फिजन होती है, ठीक है, रादर देन माइटोसिस, कि सिंपली ये आपके पास पहले रेप्लिकेट होता है और फिर ये पूरा का पूरा आके ऐसे क्लीवेज लाइन बनती है और ये फिर दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सिंपली इसकी न्यूक्लियाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके पास, ठीक है। और न्यूक्लियाइड सिंगल ही होता है ज़्यादातर में, लेकिन सिर्फ जो विब्रियो कॉलरा होता है आपके पास, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें डबल सर्कल्स होंगे, एक ऐसे प्रेजेंट है सर, एक ऐसे जीनोम इसका प्रेजेंट होता है विब्रियो कॉलरा में। और जो लाइम डिजीज़ कॉज करता है एजेंट, ठीक है, जिसको हम बोरेलिया भी कहते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास एक लीनियर होता है, सर्कुलर के बजाय क्रोमोसोम ऐसे लीनियरली पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज जिनमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है कि कितनी नंबर ऑफ जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपली। अच्छा, उसके बाद आपके पास कहते हैं कि इसके अंदर जो आपको एक सीक्वेंस याद होगा, जो है वो इंट्रॉन एक्सॉन्स, ठीक है, बेसिकली हमने ह्यूमन डीएनए में पढ़ा था, तो यहाँ पे जो इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास आई गेस नॉन कोडिंग थे, ठीक है, नॉन कोडिंग एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन्स का पैटर्न होता है, मतलब कुछ कोडिंग सेगमेंट होते हैं ह्यूमन डीएनए में, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। यहाँ पे ऐसा कोडिंग नॉन कोडिंग का नहीं होता, इसमें सारा बस एक जैसा सीक्वेंस होता है, तो कोई इंट्रॉन एक्सॉन वाला पैटर्न नहीं होता, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। प्लाज्मिड्स उसके बाद क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स आपके पास ये जो आपका मतलब क्रोमोसोमल डीएनए जो आपका बेसिकली जीनोम है, इसके अलावा अगर कोई और डबल स्ट्रैंडेड आपके पास छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड मतलब जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पड़े हुए हैं बैक्टीरिया में, तो उनको फिर हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। इन प्लाज्मिड्स में मज़े की बात ये होती है कि बेसिकली विदाउट द रेप्लिकेशन, यानी अगर बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं भी हो रहा तो उसके अंदर एक प्लाज्मिड क्या करेगा, दो बना लेगा, तीन बना लेगा, प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट हो जाते हैं। इवन कुछ प्लाज्मिड्स कहते हैं नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया के अंदर ही पड़े रहते हैं, और कुछ होते हैं ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल मीन्स कि अगर एक बैक्टीरिया आपका एक स्पीशीज़ का है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, और उसी स्पीशीज़ का सेम बैक्टीरिया आता है, ठीक है, और ये कनेक्शन बनाते हैं थ्रू पिलाई, जिसको फिर आपके पास एक कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म कहते हैं, उससे ये प्लाज्मिड अगर दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए तो वहाँ पे भी ये सेम जेनेटिक मटेरियल जा सकता है। तो दीज आर योर ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है वो एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जो कि सर्वाइवल के लिए बेसिकली कम्पीट कर रहा होता है, वो चाहता है कि वो सर्वाइव करे, तो उसके लिए उसके पास ना कुछ जीन्स होते हैं जो कि वो फिर ट्रांसमिट करता है अपनी स्पीशीज़ में, ताकि वो ईजिली डिग्रेड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ये कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, तो सिंपली इससे बचने के लिए बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइक बीटा लैक्टामेजेस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, वो इनकोड इसने किए हुए होते हैं ताकि ये उनको मतलब उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर सके। उसी तरीके से एक्सोटॉक्सिन जीन्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स ये प्रोड्यूस करता है मेनली, जो कि जो है वो ह्यूमंस में हेल्प करते हैं इसको सर्वाइव करने में, या तो पैथोलॉजी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, या फिर इसकी एडरेंस इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा पिलाई के जीन्स होते हैं जो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है, वो ये बनाते हैं। उसके अलावा हैवी मेटल से ख़ुद को बचाते हैं, रिपेयर एंजाइम्स बनाते हैं ताकि अल्ट्रा वायलेट या केमिकल डैमेज जो इनको डीएनए को हो रहा है, ठीक है, उससे ये बच सकें। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियोसिन्स होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरियाज़ को डैमेज करते हैं, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनके साथ ताकि इनको कम्पीट ना ज़्यादा करना पड़े, ठीक हो गया। तो ये प्लाज्मिड्स के बारे में जो मैक्सिमम डिटेल थी वो मैंने यहीं पर बता दी। उसके बाद आपके पास आते हैं बेसिकली ट्रांसपोसन्स, ठीक है। ट्रांसपोसन्स क्या होते हैं, आपके पास कुछ होते हैं, इनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, ठीक है। पूरा प्लाज्मिड यानी पूरा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल कॉम्पोनेंट नहीं होता, बल्कि सिंपली आपके पास कहते हैं कि एक जीन होता है, ठीक है। ट्रांसपोसन एक जंपिंग जीन होता है, मोबाइल जीन भी हम इसको कहते हैं, कि पूरे डीएनए पे ये फॉर एग्जांपल सेगमेंट है विच इज़ योर ट्रांसपोसन, ठीक है। ट्रांसपोसन क्या करता है बेसिकली आपके पास, यानी कि ये एक क्रोमोसोम से दूसरे प्लाज्मिड पे चला गया, प्लाज्मिड से ये दूसरे कॉन्जुगेशन में चला गया, वहाँ जाके अब ये कुछ होते हैं आपके पास रेप्लिकेटिव और कुछ होते हैं डायरेक्ट ट्रांसपोसन्स, ठीक है। रेप्लिकेटिव मीन्स कि यहाँ पे ये खुद ही विदाउट, यानी पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ ये पीस रेप्लिकेट हुआ, इसकी कॉपी बनी और यहाँ जाके अटैच हो गई,
ठीक है। एक तो ये हुआ, एक तो ये यहाँ पे ओरिजिनल साइट पे भी रह गया और यहाँ पे भी रीलोकेट हो गया, और एक सिंपली ये कि यहाँ से अलहदा होके और पूरा यहाँ पे चला गया, तो दिस इज़ डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये इसके प्रोसेसेस होते हैं। अब ट्रांसपोशंस के बारे में आपको 4 इंपॉर्टेंट डोमेन्स होती हैं ट्रांसपोशंस के अंदर, यानी पूरा एक जो जीन सेगमेंट है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका ट्रांसपोशन है तो इसमें 4 डोमेन्स होंगी। 4 डोमेन कौन कौन सी के, इन्वर्टेड रिपीट्स के सेगमेंट हो गए यहाँ पे इसके दोनों एंड्स पे, ठीक है। फिर जो सेकंड, यानी ये फर्स्ट डोमेन हो गई इन्वर्टेड रिपीट्स की, सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट डोमेन होती है दैट इनकोड्स द ट्रांसपोसेज एंजाइम। ट्रांसपोसेज एंजाइम क्या करेगा, इस पीस को यानी यहाँ से और यहाँ से क्लीव करेगा और दूसरी जगह पे जाके इसको अटैच करवा देगा, ठीक है। एक डोमेन ये हो गई। दूसरी डोमेन होती है रिप्रेसर डोमेन। रिप्रेसर डोमेन क्या करती है कि आपकी जो बेसिकली मतलब जो भी जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको भी रेगुलेट करती है और साथ में ट्रांसपोसेस को भी, ताकि इसकी एक्टिविटी जो है ना वो अंडर कंट्रोल रहे, ठीक है। और 4th डोमेन जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन ये होती है जो कि ओरिजिनल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या जो भी आपके पास टॉक्सिन जीन है वो सारा कुछ इनकोड करती है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली योर ट्रांसपोशंस, ठीक हो गया। अच्छा, ओके तो बेसिकली ना अब हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इसके अलावा हैं, ठीक है। ये तो बेसिकली वो तमाम स्ट्रक्चर्स थे जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। अब कैप्सूल, फ्लैजिला, पिलाई और ग्लाइकोकैलिक्स वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आउटसाइड द सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर कैप्सूल के, कैप्सूल बेसिकली क्या स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलीसेकेराइड की ना कवरिंग होती है जो कि बेसिकली आउटसाइड द सेल आपके प्रेजेंट होती है। मेनली इसका काम क्या होता है कि बेसिकली ये वो तमाम कॉम्पोनेंट्स हैं जो इसकी वीरुलेंस को, यानी जो इसकी पैथोजेनिक एबिलिटी होती है उसको इन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ होता है, ठीक है। कैप्सूल सिंपली क्या करता है कि आपके पास एक तो ये होता है कि जो पॉलीसेकेराइड जो इसकी कवरिंग होती है ना वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल जो आपका बेसिकली सेल होता है ना, या जो बेसिकली आपका मैक्रोफेज होता है, ठीक है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। जब वो इसको फेगोसाइटोस करने या इसको निगलने के लिए आ रहा होता है ना, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं ताकि वो इसको इनगल्फ ना कर सके। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पास ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ना ये एंटीजेनिक होता है, मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट कर सकता है बॉडी में, ठीक है। तो अगर ये इम्यून रिस्पॉन्स इलिसिट कर सकता है तो आप सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बेसिकली लैब में प्रिपेयर करके, ठीक है, उनको आप इसके अगेंस्ट बना सकते हो। तो जब उन एंटीबायोटिक्स बॉडीज़ को आप अगेंस्ट किसी सैंपल के ऊपर डालते हो चेक करने के लिए कि ये वाला एजेंट है या नहीं, तो आप वो स्पेसिफिक सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ डालते हो, और अगर वो बैक्टीरिया आपके पास स्वेल कर जाए, ठीक है, तो आपके पास कंफर्म हो जाता है कि बेसिकली ये वही बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक्स यूज़ की थी, जो हमारी सैंपल एंटीबॉडीज से मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्वेलिंग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जो लैब में परफॉर्म करते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये बात हो गई। उसके अलावा कहते हैं कि इसी कैप्सूलर एंटीजन, यानी अगर आप कोई वैक्सीन बनाना चाहते हो, ठीक है, सिंपली, तो आप ज़ाहिर बात है नहीं चाहोगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो आप इस कैप्सूल को ले लो बैक्टीरिया के, ठीक है, और उसके अगेंस्ट किसी भी जो आपका मीडियम है उसमें आप लो ताकि आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो विदाउट कॉजिंग एनी इन्फेक्शन इन द होस्ट, ठीक है। तो वैक्सीन सिंथेसिस में भी होता है। और दूसरा ये कि पॉलीसेकेराइड जो है ना वो एडहेरेंस में, ठीक है, इसको एडहेयर करता है डिफरेंट जगहों पर, ठीक है, इसको मतलब आपकी जो भी साइट होती है बॉडी की वहाँ पर इसको अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। उसके बाद फ्लैजिला है। फ्लैजिला सिंपली क्या होता है आपके पास, ठीक है, कि ऐसे करके एक सिंगल सा विप लाइक अपेंडेज होता है, ठीक है, ऐसे एक दुम सी समझ लो बैक्टीरिया की, ठीक है, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। कुछ को बैक्टीरिया को मूव करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है जो कि ATP ड्रिवन प्रोटीन से चलता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता भी नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ में होता है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ तो ख़ासतौर पर जो आपका कोलाई होता है या प्रोटियस बैक्टीरिया है जो कि UTIs कॉज करता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है, और मेनली उसको जो है वो फ्रॉम द यूरिथ्रा ऊपर आने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बेसिकली जो कोलाई वगैरह होते हैं ना ये डाइजेस्टिव ट्रैक के पैथोजेंस होते हैं सारे, ठीक है। और चूँकि यूरिथ्रल की ओपनिंग बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से ये थ्रू अपने फ्लैजिला की हेल्प से ऊपर माइग्रेट करते हैं और ब्लेडर में जो है वो सिस्टाइटिस यानी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ और बैक्टीरियाज होती हैं जैसे साल्मोनेलाज में भी होती हैं, और अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हम इनके बनाते हैं, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, और उससे इसकी आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। उसके बाद पिलाई हो गया। पिलाई बिल्कुल सिंपल होता है कि पिलिन प्रोटीन होती है हमारे पास, ठीक है, और वो आपके पास जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं बट थिकर एंड शॉर्टर देन फ्लैजिला, ठीक है, ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जो कि मेनली क्या करते हैं कि एक तो बैक्टीरिया में 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं अटैचमेंट में। अटैचमेंट ख़ास तौर पे जो नाइजीरिया बैक्टीरिया है ना उसमें याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो विरुलेंस कंपोनेंट होता है, जो मेन विरुलेंस प्रोड्यूस करता है वो होता ही पिलाई है, ठीक है, क्योंकि वो इसको बेसिकली ना उन टारगेट सेल्स के ऊपर अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरी आपके पास जो
पिलाई होती हैं दूसरी टाइप की विच आर हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, उनको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक रिसेप्टर सेल हो जाता है, ठीक है, और एक आपका जो है वो बेसिकली जो रेसिपिएंट सेल होता है और दूसरा डोनर सेल होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पे प्लाज्मिड दे रहा होता है, ठीक है, एक ये पिलाई होती है अटैच होकर दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये पिलाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विरुलेंस ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरे आपके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम। स्लाइम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि कुछ बैक्टीरियाज, खास तौर पे जो बैक्टीरियल फिल्म्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बैक्टीरियल फिल्म। इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज की कॉलोनी बन जाती है किसी भी साइट पे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियाज मिल के ना एक बेसिकली पॉलीसेकेराइड का एक स्लाइमी सा जो है वो कोटिंग सिक्रीट करते हैं, जो कि फिर इसको ना ऐसे इसको इनक्लोज कर लेता है, ठीक है, इसको हम स्लाइम या ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, खास तौर पे जो हम चीज़ें ऐसी देते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन के जो कैथेटर्स होते हैं या आईवी कैनुलाज हो गए या प्रोस्थेटिक जॉइंट्स हो गए, हार्ट वेल्व्स हो गए, जो भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बॉडी में आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ज़्यादातर उनके ऊपर जाके क्या होता है, बैक्टीरिया ईजिली अडियर करता है, ठीक है, और फिर ये स्लाइम डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर बेसिकली वाटर को, वाइटामिन को, फूड को अंदर जाने देता है और एक्सक्रीशन करता है। बट जो एंटीबायोटिक्स जो हम दे रहे होते हैं ना, या जो बॉडी के मतलब इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है, उनको बेसिकली ये एंटर नहीं होने देता, तो ये विरुलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ना आपके पास, मतलब डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, वो ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी भी है लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की डिटेल मैं आपको दे दूँ। इवन इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बस सारी जो मेन चीज़ें हैं वो हो गई हैं कवर। अब इंशाल्लाह इसके बाद मैं कवर करूँगी आपकी जो भी क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।